एवरीवन, क्लास 11 डियर स्टूडेंट, हिंदी विषय में आप लोगों के काव्य खंड के 2 लेसन कंप्लीट हो गए। लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 12। काव्य खंड सीक्वेंस में वो 11-12 नंबर पे है, और वैसे हम देखें तो काव्य खंड का लेसन 1 कबीर और लेसन 2 मीरा। ठीक है, आज हम गद्य खंड का लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है नमक का दारोगा, जिसके लेखक है प्रेमचंद। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय बता रही हूँ। प्रेमचंद का बेटा जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी के समीप एक लमही गांव में हुआ। इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1896 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इन्हें एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापन का कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा। बाद में मुंशी प्रेमचंद जी सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गए। इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और सन 1920 में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर इन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। इसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रेमचंद नाम उन्होंने लेखन के लिए अपनाया और फिर वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। इनका मूल जो नाम था बेटा वो धनपत राय था। अब इन्होंने अपना एक छापाखाना खोला और एक मासिक हंस का प्रकाशन किया। एक पत्रिका थी मासिक हंस, ठीक है, मासिक पत्रिका जो हर महीने जाती थी। उस पत्रिका का नाम क्या था? हंस। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन और प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेमचंद आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे और सन 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, गोदान, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प थी। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्त धन कहानी संग्रह, करबला संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार विविध प्रसंग, निबंध संग्रह। 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। अब ये आपको क्लियर हो गया। इनका जन्म 1880 में हुआ। मूल नाम धनपत राय था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने वाराणसी में क्वींस कॉलेज से मैट्रिक किया। 1996 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मजबूरीवश इन्हें एक प्राइमरी स्कूल में टीचर का कार्य करना पड़ा। फिर बाद में ये सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए थे। 1920 में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और 1896 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और इनका जो प्रेमचंद नाम है वो लेखन का नाम था और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी ये भी मैंने आपको बता दी। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन पर पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दिया और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद इन्होंने लेखन कार्य सुचारू रूप से चलाया। पत्नी शिवरानी देवी के साथ, इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी, के साथ अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बन के सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जा रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुत प्रेमचंद की
ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलेख से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें इनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। इनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूर्व ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। अब इनकी भाषागत विशेषताएं। प्रेमचंद की भाषा बड़ी सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल की भाषा है। ठीक है, इन्होंने अपने पात्रों की जाति, उनकी योग्यता, देश काल आदि को ध्यान में रखकर उपयुक्त भाषा का प्रयोग किया। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का में इनका बहुत अधिक योगदान था। अब इनका ये जो कहानी है नमक का दरोगा, देखिए इस पाठ में नमक का दरोगा, यहाँ दी गई नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 में प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह है धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपोदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों से किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर, जो मुंशी वंशीधर थे वो बहुत ही अधिक ईमानदार कर्मयोगी। ठीक है, मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद कौन, अलोपोदीन, अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल कर देते हैं, अर्थात नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन अंत समय आगे उनका सिर झुक जाता है और वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोझ से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, हे परमात्मा, मैं यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति, देखिए इस कहानी में क्या बताया गया, नमक का दरोगा, ये कहानी बेटा धन के ऊपर धर्म की जीत है। मुंशी वंशीधर, ठीक है, धन की लालच में ना कर अपनी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और किस तरीके से अलोपोदीन पैसे वाला व्यक्ति होने के कारण कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि वो घूस खिलाकर, रिश्वत खिलाकर बेचारे ईमानदार व्यक्ति को उसकी सरकारी नौकरी से उसे निकाल दिया जाता है और अंत में उसकी ईमानदारी, ठीक है, अंत में उसी की ईमानदारी को देखकर वंशीधर को वह बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है और गहरे अपराध बोझ से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेरुमौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान नियत वंशीधर ईमानदार था, लेकिन कोर्ट में बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया। अलोपोदीन की साइड सारे लोग हो गए और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत ही बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते हैं कि ऐसी यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है,
हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ ही होता है। अगर अलोपीदीन मुंशी वंशीधर के जीवन का कष्ट दिखाकर इस कहानी को अगर समाप्त कर दिया जाता तो लोगों का ईमानदारी से मन हट जाता, सच्चाई और ईमानदारी से, कि सच और ईमानदारी का साथ देने पर क्या मिला। तो इस कहानी का जो अंत है वो सत्य की जीत के साथ होता है। अब हमारी कहानी है नमक का दरोगा। ठीक है, अभी मैंने आपकी इसकी भूमिका बताई, प्रेमचंद का जीवन परिचय बताया कि किस तरीके से ये कहानी है, इसमें क्या बताया गया है कि ठीक है। बाकी चैप्टर में कल स्टार्ट करूँगी, ये कहानी आपको कल समझाऊँगी। ओके, थैंक यू।